अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीन इम्तियाज़ है और आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी बेंडिंग यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और फिर हम एंड पे इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो फेट सिमुलेशंस हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक लाइट सोर्स नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है जिसको हम मूव कर सकते हैं और इसमें हम लाइट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से लाइट क्योंकि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों में होती है तो हम लाइट को रे की फॉर्म में भी देख सकते हैं यहाँ पर, और अगर मैं इसको चाहूँ तो हम इसको वेव की फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो हम इसको दोनों फॉर्म में एनालाइज करेंगे। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं। अगर हम कोई एंगल मेजर करना चाहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना चाहते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारे यहाँ पे प्रोट्रैक्टर्स भी दिए गए हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। और फिर साथ हम इंटेंसिटी जो है लाइट की वो भी मेजर कर सकते हैं, ये भी हम साथ साथ यूज़ करते रहेंगे। तो हमारे पास इस वक्त दो मीडियम है। जो मीडियम आपको वाइट कलर में नज़र आ रहा है ऊपर, वो मीडियम एयर है। और एयर का आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है। इसी तरीके से जो नीचे आपको मीडियम नज़र आ रहा है वो वाटर है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको ग्लास भी कर सकते हैं, कोई और मीडियम भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो 1.5 है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है जबकि ग्लास का ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लास जो है वो ज़्यादा डेंस मटेरियल है। डेंस मटेरियल का मतलब ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा करीब हैं एक दूसरे के, उनके दरमियान स्पेस बहुत कम है। जबकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से फासले पर हैं, उनमें फासला ज़्यादा है। तो ग्लास जो है वो ज़्यादा डेंस मटेरियल है। इसी तरीके से अगर हम पानी या वाटर को यूज़ करना चाहते हैं अदर मीडियम के तौर पे, तो अगर आप देखें तो वो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब ये है कि पानी ग्लास से तो कम डेंस है पर एयर से फिर भी ज़्यादा डेंस है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा करीब हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम एक लाइट सोर्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है डॉटेड लाइन, ये नॉर्मल कहलाती है। नॉर्मल का मतलब कि परपेंडिकुलर रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कोई रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। बिल्कुल ज़्यादातर लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में दाखिल हो गई है, पर अगर आप थोड़ा सा भी इसको एंगल पे देखें तो आपको हल्की सी लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई वापस नज़र आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ये 100% आपको इंटेंसिटी लाइट की सोर्स से मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 97.97 है। इसका मतलब तकरीबन 2% जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं और गई है, और वो जो इंटेंसिटी है वो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन है जो बहुत हल्की सी नज़र आ रही है, ये देखिए, ये तकरीबन 2% लाइट जो है इंटेंसिटी की वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्शन बहुत मिनिमम है। अगर हम नॉर्मल के क्रॉस लाइट सोर्स रखें और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो तो रिफ्लेक्शन जो है वो मिनिमम होती है। पर जैसे ही मैं इसको एंगल पर लाऊंगा तो अब आप देखें कि आपको दो वाज़े पाथ जो लाइट के हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल और लाइट रे के बीच में होता है। तो अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर जो है वो रख रहा हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इस वक्त है वो तकरीबन हमारा 60, ये 0 है और ये 60। तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा है नॉर्मल और लाइट वेव के दरमियान वो 60 डिग्री का है। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री का है। इसी तरीके से अगर मैं रिफ्रैक्शन का एंगल देखना चाहता हूँ तो वो भी नॉर्मल और उसके साथ आपको तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो तकरीबन अगर मैं इसको 10, 20, 25 के करीब है। ये 0 और ये 25। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 25। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 25। इसका मतलब ये है कि रे जो है, लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल कम हो गया। वहाँ पर 60 था नॉर्मल के साथ, यहाँ पर 25 के करीब है। तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है या जो अंदर दाखिल हुई है वाटर के, वो नॉर्मल के करीब आ गई है।
इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रही है, रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रही है। रिफ्लेक्शन जो होती है वो अगर रे जो है, लाइट रे बाउंस बैक कर जाए सर्टेन एंगल पर, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर लाइट रे उस मटेरियल में दाखिल हो जाए तो उसको हम रिफ्रैक्शन, आर से रिफ्रैक्शन, और अगर हम एल यूज़ करें तो रिफ्लेक्शन, जो बाउंस बैक होती है। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट इनका देखें तो परपेंडिकुलर के साथ देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 30, 40, 55 के करीब है। तो ये कुछ कम हुआ है, पर रिफ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बहुत कमी हुई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ कमी वाक़ई हुई है। इसी तरीके से अगर हम इंटेंसिटी देखें, उसको स्टडी करने की कोशिश करें, तो जो हमारे पास सोर्स से लाइट आ रही है वो 100% इंटेंसिटी की है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो तकरीबन 6%, 6.2% जो है उसकी रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी है। और अगर हम रिफ्रैक्शन देखें तो ऑब्वियसली वो 93.80, और टोटल अगर हम देखें तो इन दोनों को मिला के 100% बनता है। तो मैक्सिमम लाइट जो है वो इंग्रेस कर गई, अंदर दाखिल हो गई है हमारे डेंस मटेरियल के। वाटर जो है वो डेंस मटेरियल है, और कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल और सोर्स के दरमियान होता है जो आपकी लाइट आ रही है। इसी तरीके से हमें ये भी पता चला कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में मेजर किया जाता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के या रे के बीच में मेजर किया जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो देखी वो आपने ये कि जैसे ही हमने लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो नॉर्मल के करीब हो गई। इसकी वजह क्या है? अगर मैं आपको एक छोटा सा वेरिएशन करके दिखाऊं और हम ऊपर जो है भी वाटर ही ले लेते हैं, तो अब क्या होगा? ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है, तो एक्चुअली दो मटेरियल्स तो हैं नहीं, तो लाइट सारी की सारी जो है वो एक ही लाइन में सीधी जाएगी, क्योंकि बाउंड्री नहीं है किसी भी मटेरियल की, एक ही मटेरियल है, तो ना रिफ्लेक्शन होगी और ना रिफ्लेक्शन होगी। पर अगर मैं यहाँ पर, अब मैंने ऊपर डेंसर मटेरियल कर दिए, ये आपने गौर करना है। पहले डेंसर मटेरियल नीचे था और लाइटर मटेरियल जो था वो ऊपर था, यानी एयर ऊपर थी और पानी नीचे था। अब वाटर जो है वो ऊपर होगा और नीचे मैं एयर यूज़ करता हूँ। तब आप देखें, अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। वो तो तकरीबन अगर आप देखें नॉर्मल के साथ ये एंगल जो है वो मेजर करने की कोशिश करें, तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास ऊपर जो है वो डेंसर मटेरियल है और नीचे लाइटर मटेरियल है, एयर और वाटर। पर आपने देखा कि रिफ्लेक्शन का पैटर्न जो है वो बदल चुका है। एंगल जो ऑफ इंसिडेंस जो है वो अभी भी तकरीबन 60 के करीब है। मैं इसको 60 पूरा ही कर देता हूँ, ये देखें। फिर अगर मैं करूँगा तो फिर आपको रिफ्लेक्शन भी मिलेगी। चले मैं इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। ये 50 का एंगल है। अगर हमने 50 का एंगल किया है तो आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो देखें तो वो आपके पास तकरीबन 70 के करीब जो है, 75 के करीब जो है वो बन रहा है। 70 के करीब जो है ये एंगल बन रहा है। तो आपने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बढ़ गया और लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर हो गई। क्यों? क्योंकि हम तो 50 के एंगल पर नॉर्मल के साथ जो हमारी सोर्स थी वो रे दे रही थी, पर जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई तो एंगल जो है वो आपका बढ़ गया। इसका मतलब कि रे जो है वो नॉर्मल से दूर गई है। तो ये उल्टा बिहेवियर है जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा, अब आपने दोबारा देख लें कि रे हमारे पास आई और रे डेंसर मटेरियल से यानी वाटर से जब एयर में आई तो नॉर्मल से दूर चली गई। और अगर मैं इसी कंडीशन में इसको रिवर्स में कर दूँ और एयर को, तो अब आप देखें क्या हुआ,
कि एयर जो हमारे पास अरे आई वो अब तकरीबन 30 के करीब जो है एंगल पे, 25-30 के करीब जो है एंगल है उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब ये क्या हुआ कि हम 50 डिग्री पर रे दे रहे थे और वो 30 के करीब आ गई, और पिछली में मरतबा वो तकरीबन 80 पर जा चुकी थी। तो ये रे जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे हमारे ज़ीरो के पास आ गई। तो इससे हमें यह पता चला कि जब लाइट एक लाइटर मीडियम से, जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, डेंसर मटेरियल में आती है तो वो नॉर्मल के पास हो जाती है। मैं अगर आपको एक और तरीके से बताने की कोशिश करूं कि एक्चुअली मैकेनिज़्म होता क्या है, तो ये आप देखें कि ये वेव है, और ये वेव जो है, आप वेव नेचर आपको पता है कि लाइट की वेव नेचर होती है, जिसमें आपके पास क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, यानी आपके पास पीक्स होती हैं और आपके पास जो है वो डाउनवर्ड पीक्स भी होती हैं, अपवर्ड पीक्स भी होती हैं, डाउनवर्ड पीक्स भी होती हैं। अब जैसे ही ये अरे एक ऐसे मटेरियल से टकराती है जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसको रेजिस्टेंस देते हैं, इसको ट्रैवल करने के लिए रेजिस्टेंस देते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब ये अरे यहाँ पर होगी तो इसकी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो लाइट के हैं वो एक ही वक्त में ग्लास के साथ टकरा रहे होंगे। पर अगर मैं इसको एंगल पे कर दूं तो एंगल पर क्या होगा कि जो लेफ़्ट साइड पे लाइट के मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे वो ग्लास से पहले टकरा जाएंगे, और जो राइट साइड पे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाद में टकराएंगे। तो अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स लाइट के आके यहाँ पे टकराएंगे उनको रेजिस्टेंस मिलेगी फ़्लो में, तो वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। आप देखें कि यहाँ पर रे कंप्रेस हो रही है, इसके जो हाई पीक्स और लो पीक्स हैं वो सारी की सारी जो है वो पास आती जा रही है, ये अरे कंप्रेस हो रही है। उसकी वजह है कि इसको रेजिस्टेंस मिल रही है इस डेंसर मटेरियल से। और ये जो मटेरियल है ये लाइटर मटेरियल है, इसमें लाइट रे उस तरह कंप्रेस नहीं हो रही। तो जब कंप्रेशन शुरू होगा वो हमेशा लेफ़्ट साइड से यहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि इस रे के लेफ़्ट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहले ग्लास से टकराएंगे, और राइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर टकराएंगे। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स टकराएंगे ये स्लो हो जाएंगे। यहाँ के राइट साइड के मॉलिक्यूल्स तेज़ होंगे, लेफ़्ट साइड के मॉलिक्यूल्स स्लो होंगे, पास पास होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा कि रे बेंड कर जाएगी लेफ़्ट साइड की तरफ, रे लेफ़्ट साइड की तरफ बेंड कर जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा भागा आ रहा है और आप उसका बाएं हाथ से या उसका दायां हाथ पकड़ लें, एकदम दाएं हाथ से उसको पकड़ें, तो क्या होगा, वो घूम जाएगा दाईं तरफ। क्यों? क्योंकि आपने उसको दाईं साइड को रोक लिया, बाईं साइड अभी भी इनर्शिया में थी, मोशन में थी। इसी तरीके से अगर मैं उल्टा कर दूंगा, मैं इसको वाटर कर देता हूँ और इसको एयर कर देता हूँ, तो अब आप देखें कि अब पहले जो है आपने उसी चीज़ को लिया यहाँ पर। अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि जैसे ही रे आई तो इस रे का ये जो साइड थी ये कंप्रेस्ड रे थी, ये कंप्रेस्ड रे, ठीक है, पास पास है, इसके ट्रफ एंड क्रस्ट पास पास है। यहाँ पर ये डिकम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एयर के दूर हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल्स दूर होने की वजह से लाइट तेज़ी से ट्रैवल करेगी। अब क्या हुआ, अभी भी यही हुआ कि लेफ़्ट साइड पहले टकराती है, पर अब लेफ़्ट साइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो तेज़ी से आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि एयर उतनी रेजिस्टेंस नहीं दे रही जितनी कि वाटर या ग्लास रेजिस्टेंस दे रहे हैं। और जो राइट साइड के ये मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़ा सा लेट, इनमें डिले आएगा क्योंकि इनको थोड़ा सा फासला ज़्यादा तय करना पड़ रहा है। तो अब क्या होगा, अब ऐसा है कि आपने एक बच्चे को भागते हुए यहाँ से पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि ये तो तेज़ी से जाएंगे, तो वो बच्चा खुद ब खुद जिस साइड से आप उसको पकड़ेंगे उस तरफ मूव कर जाएगा, थोड़ा सा घूम जाएगा। तो ये रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो चली जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये एप्लीकेशन जो है, ये इसकी वजह जो है वो समझ आ चुकी होगी। और वो वजह ये है कि अगर एक वेव जो है, रे वेव, वो लाइटर मीडियम में जाती है तो जो पार्टिकल्स पहले जाएंगे वो तेज़ी से मूव करेंगे, और जो हिस्सा लेट पहुंचेगा वो स्लो मूव करेगा। जो तेज़ी से मूव करेंगे वो घूम जाएंगे उस तरफ जहाँ पर रे के पार्टिकल स्लो मूव कर रहे होंगे, और इसी तरह रिवर्स में होगा। तो अब हम एक और फिनोमेना देखते हैं। हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, हमने ये भी देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होती है।
उनमें लाइट की इंटेंसिटी किस तरह डिवाइड होती है, सिस्टम की टोटल इंटेंसिटी जो है वो सेम रहती है, वो हमने मेजर करके देखा है। अगर आप अभी भी करना चाहते हैं तो ये देखें, ये 100 पे है, आप यहाँ पर करें 88 है और ये आपके पास 12 के करीब 11.5 के करीब होगा। वो सिस्टम की हमारी टोटल इंटेंसिटी सेम रहती है। इसी तरीके से हमने ये देखा कि रे जो है अगर एक डेंसर मटेरियल से लाइटर मटेरियल में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी, और अगर वाइसा वर्सा है एक लाइटर मटेरियल से डेंसर की तरफ आ रही है तो वो रिवर्स में यानी नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी। अब मैं आपको एक और फिनोमेना बताता हूँ, वो ये है कि अगर हम एक नॉर्मली इसको रे को दें और इसको मैं यहाँ से, तो हमने देखा था कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है और ये रिफ्लेक्टेड है जो दाखिल हो गया। अब जैसे जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वक्त रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है उसकी 97% इंटेंसिटी है, पर जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊँगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप अगर यहाँ पर देखें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ 97, थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होगी। अब मैंने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर जा रही है और उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, तो क्या हुआ 95 पर आ गया। अब मैं इसको और करता जाऊँगा और करता जाऊँगा, अगर आप यहाँ देखें तो 80%, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो पहले कम थी, अब जब ये 80% हुआ तो ये 20% तकरीबन हो गया, 19% हो गया। ठीक है जी, इसी तरह मैं इसको करते करते यहाँ पर आ गया। अब आप देखें कि रिफ्लेक्टेड रे बहुत ही कम 41%, जबकि रिफ्लेक्टेड रे जो है 58% है। तो ज़्यादा रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और कम रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों? ये डेंसर मीडियम है और ये लाइटर मीडियम है। अब मैं यहाँ पर आके, अब जैसे मैं एंगल चेंज करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आके अब मैं ये प्रोटेक्टर भी यूज़ करूँगा 50 के करीब आके, तकरीबन 50 के करीब आके, तो ये 35% है। अब मैं 50 से थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको रिफ्लेक्टेड रे नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टेड रे 46% नज़र आई, और मैं जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो रिफ्लेक्टेड रे नज़र, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन ख़त्म होगी, रिफ्लेक्शन ख़त्म होगी और सारी की सारी जो लाइट आ रही है वो वापस उसी मीडियम में जा रही है। इस चीज़ को, ऐसे इंसिडेंस एंगल को जहाँ पर सारी रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाए, इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। और इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बड़ी अहम चीज़ है, इसकी बहुत एप्लीकेशन है दुनिया में। क्या हुआ कि आप देखेंगे, आप पानी में थे और आप पानी में लाइट जो है वो पहले क्या कर रही थी कि वो पानी से बाहर भी जा रही थी, हवा में भी जा रही थी और कुछ पानी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही थी। पर अगर हम ख़ास एक एंगल करते जाएं, एक ख़ास एंगल पे इसको ले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि बाहर पानी के लाइट बिल्कुल नहीं जा रही, बल्कि वो सारी की सारी वापस रिफ्लेक्ट होकर पानी के अंदर ही जा रही है। अगर मैं इसमें आप देखें कि अब हमारे पास तकरीबन 50 पे रिफ्लेक्टेड है, मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन, ये जो इंडेक्स है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वो चेंज कर देता हूँ एयर का। मैं इसको मैंने 1.00 से 1.01 किया, तो क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन नज़र आना शुरू हो गई कुछ। अब एंगल, जो क्रिटिकल एंगल है वो चेंज हो जाएगा। अब आप देखें, अब आपका क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा बढ़ गया। मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, तो जैसे जैसे मैं इसको, इस जो लाइटर हमारे पास मटेरियल था, एयर थी, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ाऊंगा, इसका मतलब कि इसमें मॉलिक्यूल्स अब पास आते जा रहे हैं, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। पहले 50 था, अब आप देखें क्रिटिकल एंगल जो है यहाँ पर जाके अब ये तकरीबन 55 से भी ऊपर जा चुका है। तो यही कंडीशन अगर हम दोबारा देखें, अब मैं दोबारा इसको ज़ीरो करता हूँ, यानी अगर हम लाइटर मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे तो क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। अब मैं दोबारा उसी पर आता हूँ जहाँ पर हम थे, हम तकरीबन यहाँ पर 50 पे थे। अब मैं जो आपका डेंसर मटेरियल था वाटर, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज करता हूँ।
इसको कम करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको कम करता हूँ। क्यों? कि हम जितना इनके दरमियान फ़र्क कम करेंगे, यानी एयर जो है वो 1 है और इसको भी अगर मैं कम लेके आऊँगा या मैं एयर को ज़्यादा करूँगा तो क्या होगा, आपका क्रिटिकल एंगल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको, ये देखें, अब उसी कंडीशन पे, उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो मैं इसको और थोड़ा सा करता हूँ। तो अब आपका क्रिटिकल एंगल अगर आप बहुत बारीकी में जाके देखें तो 52, 53, 54 हो चुका होगा। इसको मैं और कम कर दूँ तो देखें फिर आपके पास रिफ्लेक्शन होना शुरू होगी, अब क्रिटिकल एंगल और ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर मटेरियल जो है उसकी साख्त बदले, मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो, तो क्रिटिकल एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहाँ पर हो रही है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर जो है। अब मैं आपको पहले यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये ग्लास है, ये ग्लास है, यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल जो है वो 60 का है, तो आपके ख्याल में यहाँ पर एंगल कितना होगा? यहाँ पर नॉर्मल के साथ अगर ये भी ग्लास की बाउंड्री है, यहाँ पर ग्लास ख़त्म हो गया और आगे ऊपर एयर शुरू हो जाए तो यहाँ पर एंगल भी 60 का होगा। तो इसका मतलब कि ये यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर जाके एयर और ग्लास के जो बाउंड्री है उस पर 60 के एंगल से लाइट लग रही है, तो ये यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो इस तरीके से ये चलना शुरू कर देगा। अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स देखें तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ग्लास है, हमने एक बीम जो है लाइट की, लाइट रे, वो 60 के एंगल पे, या कोई भी एंगल हो सकता है, मैं आपको ये समझाने के लिए सपोज़ ये कह रहा हूँ, 60 के एंगल पे इंजेक्ट की इसमें, इस ग्लास में। तो अब जाके जब वो टकराई वहाँ पर सरफेस पे बाउंड्री से, तो ये जो एंगल था ये क्रिटिकल एंगल था, ये क्रिटिकल एंगल था। तो क्या हुआ, बाहर कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुई रे, बाहर की तरफ इंटेंसिटी 0 हुई, सारी की सारी रे दोबारा वापस आ गई, रिफ्लेक्ट होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। यहाँ पर सारी की सारी रे वापस पानी में या ग्लास में आ गई। हमने पानी का ये एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आप यहाँ पर पानी की बजाय ग्लास कर लें तो फिर भी आप देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसका एंगल चेंज होगा, पर ये ग्लास है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पर हो रही है। उसके बाद यहाँ से ये अगर आप देखें फिर इसको, तो फिर ये उसी एंगल पे, जो एंगल इसने यहाँ पे नॉर्मल के साथ बनाया था, उसी एंगल पे यहाँ पे स्ट्राइक होगी। जब यहाँ पे स्ट्राइक होगी तो एंगल, क्रिटिकल एंगल तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पे सेम, तो यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और ये इस तरह जाती रहेगी। अगर इस फिनोमेना को मैं आपको आसान तरीके से बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स में इंजेक्ट करें लाइट 0 डिग्री पे तो क्या होगा, बिल्कुल वो सारी की सारी बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मैक्सिमम बाहर निकल जाएगी रिफ्लेक्ट। अब उसको मैं एंगल पे कर रहा हूँ तो कुछ रिफ्लेक्ट होगी, अंदर आएगी वापस, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब एंगल हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम ये वो काम कर रहे हैं जो हम पहले अभी इस एक्सपेरिमेंट में। तो एक ऐसा एंगल आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो सोर्स से आपने लाइट इंजेक्ट की वो सारी की सारी अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ भी सब बाहर नहीं जाएगा। ये एंगल 60 का है, तो ये इसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस तरीके से ये लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी फाइबर ऑप्टिक्स में। तो अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स में देखें तो लाइट इस तरीके से ट्रैवल कर रही होती है, और इसमें सिर्फ एक बीम नहीं होती, मल्टीपल बीम्स होती हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरी एक एप्लीकेशन देखें तो उसमें आप ये देखें कि अगर आप डायमंड को देखते हैं तो डायमंड चमकता है, स्पार्कल करता है, जैसा ये स्पार्कल कर रहा है। अब आप अगर डायमंड को देखें तो लाइट उसके अंदर दाखिल होती है, लाइट के 7 कलर्स आते हैं, और आते ही डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, डेंसर मटेरियल का बनाता है। बाहर एयर है, अंदर जो है वो ये क्रिस्टल है, डायमंड क्रिस्टल्स हैं। तो क्या हुआ कि एंगल ऐसा बनता है कुछ रेस का, सारी रेस का नहीं, कुछ रेस का, कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। ये देखें कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। अब ये पहली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, अब ये दूसरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, और यहाँ पर आपको लाइट जो है वो बाहर आती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुई, यहाँ पर ज़्यादातर लाइट जो है वो बाहर को निकल गई। तो क्या हुआ, 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हुई, और उसके बाद आपको यहाँ से स्पार्कल होता हुआ, एक चमकता हुआ, जो चमकारा हम कहते हैं ना, चमकारा मार रही है चीज़, जो स्पार्कल कर रही है, वो आपको यहाँ से नज़र आएगा। आपकी आंखें चुंधे आ जाएंगी, जिस तरह यहाँ पर आपको डायमंड की मुख्तलिफ
या आप यहाँ पर देखें तो डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। उसकी वजह दो डिफरेंट मटेरियल में जो बेंडिंग फिनोमिना है वेव का, लाइट वेव का, वो हो रहा होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक हमारा टर्टल है जो कि स्विम कर रहा है ओशन में, समंदर में वो कर रहा है, तो ये पानी में है। अब लाइट वेव्स जो है वो इस पर पड़ रही हैं और हमारी आंखों तक आ रही हैं, तो ये हमें नज़र आ रहा है। पर कुछ लाइट वेव्स जो है वो स्कैटर भी हो रही हैं, हर डायरेक्शन में हो रही होंगी, कुछ हमारी आंखों में आ रही, तो हम वो देख रहे हैं कि ये टर्टल है। जो लाइट वेव ऊपर की तरफ जा रही है रिफ्लेक्ट होकर, वो जब यहाँ पर बाउंड्री पे, ये समंदर और एयर की सरफेस है, बाउंड्री है, तो अब क्या है, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा डेंसर है और ये इस एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई कि ये पानी से बाहर नहीं निकल सकी, यानी टोटल की टोटल क्रिटिकल एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हुई। जो लाइट वो टोटल की टोटल यहाँ से पानी से रिफ्लेक्ट होगी, दोबारा वो पानी के अंदर रह जाएगी, बाहर नहीं निकल सकेगी। तो हमें क्या होगा, हमें ऐसे नज़र आएगा, हमें एक मिरर इमेज नज़र आएगा बिल्कुल उसका ऊपर। हमें ऐसे लगेगा कि यहाँ पर भी एक टर्टल है, हमें ऐसा लगेगा मिरर को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ऊपर गई, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारी आंखों में आई, तो जो लाइट हमारी आंखों में सीधी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है टर्टल से, वो हमें नीचे वाला टर्टल दिखा रही है, और उसका कुछ हिस्सा जो ऊपर जा रहा है और वहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारी आंखों में आ रहा है, वो हमें उसका एक छोटा हिस्सा जो है वो टर्टल का एक इमेज, जो कि उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि सारी बात है, सारी एनर्जी जो है वो उसका कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ना लाइट का, तो उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी, पर हमें ऊपर नज़र आ रही है। तो ये भी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।